हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे एफआरओ के इंग्लिश पेपर की बात कर रहे थे, जो उसमें एक कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का, उसके पेपर को डिस्कस करने के लिए कह रहे थे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एफआरओ इंग्लिश पेपर। ये भी 100 नंबर का पेपर आपका होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, इसमें आपका लेटर राइटिंग आती है, आपका ऐसे राइटिंग आती है। इसके अलावा इसमें ट्रांसलेशन तो नहीं आता, लेकिन एक्टिव पैसिव आते हैं। फिर इसके बाद इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आता है, और इसके अलावा इसमें एंटोनिम और सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम और सिनोनिम्स आते हैं। कुल मिलाकर मतलब इंग्लिश का जो टॉपिक है वो ठीक ठाक टॉपिक है। कुछ कुछ चीज़ें बहुत ऐसी हैं जो मुश्किल हैं हिंदी मीडियम के लिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आसान है। अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए पेपर अपेक्षाकृत आसान रहने की संभावना है, आसान रहेगा, उनको आसान महसूस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं आती। बट हिंदी मीडियम के लिए जो बहुत मतलब हार्ड कोर टाइप की हिंदी वाले हैं, जिनको बहुत मुश्किलें होती हैं, उनको दिक्कत इसमें आने वाली है। देखिए, इसमें एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कहीं पे भी अपना नाम वाम मत लिखना। नाम लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो मार्क्स हैं वो आपके क्वेश्चन के आगे लिखे गए हैं, बस जो नॉर्मल आपके निर्देश होते हैं वही निर्देश इसमें भी हैं। राइट एन एसे अबाउट 400 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 400 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। डिवास्टिंग इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर के क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, यानी कि राजनीति और धर्म। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण। न्यूज चैनल्स ऑन टेलीविजन, अननेसेसरी इवल, यानी जो चर्चाएं टीवी में आती हैं वो एक प्रकार की आवश्यक बुराई है। इसके बारे में 400 शब्द लिखने हैं। 400 शब्द लिखना आसान काम नहीं होगा उनके लिए जिनकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी नहीं है। हिंदी वाले के लिए इंग्लिश काफ़ी मुश्किल होती है। ठीक है, हिंदी वाला जो होता है उसके लिए इंग्लिश मुश्किल है, लेकिन इंग्लिश वाले के लिए हिंदी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही इंग्लिश वाला होगा, कितना भी इंग्लिश वाला हो, लेकिन वो हिंदी बचपन से ही बोल रहा है, समझ रहा है, बॉलीवुड पिक्चरें देख रहा है। बट हिंदी वाला कभी इंग्लिश पिक्चरें नहीं देखता है, ना ही वो इंग्लिश में बोलता है, तो उसके लिए दिक्कतें ज़्यादा हैं। Write a letter to your landlord requesting him for certain repair in the flat rented to you. एक पत्र लिखें अपने मकान मालिक को, उससे कहें कि आपके घर में कुछ रिपेयर का काम करा दे, जहां पर कुछ दिक्कतें आ गई, यानी कि घर में रिपेयरिंग करवाने के लिए अपने लैंडलॉर्ड को पत्र लिखें। Write a letter to the editor of the newspaper regarding frequent road accident in your town due to reckless driving, यानी कि आपके टाउन में बहुत ही अनाधुंध गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके लिए आप एडिटर को एक पत्र लिखें, एक लेटर लिखें। Write a notice to the government employees to be present on their respective booths at sharp 6 am on the polling day, यानी कि आपने एक नोटिस लिखना है, और नोटिस में ये लिखना है कि जिस दिन चुनाव है उस दिन 6 बजे वो पोलिंग बूथ में पहुंच जाए। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 6 बजे पोलिंग बूथ पर पहुंच जाए। तो यहाँ पर एक तो दो चुनौतियाँ, एक तो ये चुनौती रही कि भाई इंग्लिश में लिखना है, वो चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि नोटिस लिखते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा, प्रिपेयर अ सर्कुलर फॉर योर टीचर टू स्ट्रिक्टली फॉलो द कोरोना गाइडलाइन ऑन द ओपनिंग ऑफ द कॉलेज। आपने एक लेटर लिखना है टीचर को, जिसमें ये कहा गया हो कि कोरोना काल में कोरोना की गाइडलाइन को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। आगे बढ़ते हैं। राइट अ प्रेज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज ऑल्सो सप्लाई अ सुटेबल टाइटल, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको इसका संक्षेपीकरण करना है। ठीक, यानी कि इसके महत्वपूर्ण बातों को लिखकर इसको छोटा करना है, और साथ ही साथ इसको एक इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट यानी कह सकते हैं सूटेबल, सूटेबल मतलब जो इसको सूट करता हो ऐसा टाइटल भी लिखना है, ऐसा शीर्षक भी लिखना है। इसमें पूरी पूरी बात है जो गुडनेस के बारे में कही गई है, तो इसी को आप आधार बनाकर लिख दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं भी आता, कुछ शब्द समझ में नहीं भी आते, तब भी चल जाता है। जब मैं हिंदी से इंग्लिश वालों का कहता हूँ, इंग्लिश से हिंदी वालों को कहता हूँ, जैसे आरओ में कई इंग्लिश मीडियम के थे, वो बेचारे हिंदी में संक्षेपीकरण नहीं कर पा रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि सेंट्रल थीम क्या है, बस उसी के चारों तरफ 2-4 लाइनें लिख देना, काम चल जाएगा। बहुत हर एक शब्द का मीनिंग समझना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको लीड टू डिस्ट्रक्शन आपको समझ में आ रहा है, अब डिस्ट्रक्शन का मतलब आपको नहीं पता चल रहा तो छोड़ दीजिए, मत लिखिए, लेकिन आप गुडनेस के बारे में लिख दीजिए, 2-4 शब्द अपने मन से बना के भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम बात है कि इसमें भी आपको इसका संक्षेपीकरण करना है, साथ में इसमें शीर्षक लिखना है, यानी कि इसमें आपको टाइटल देना है कि इसका एक सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है।
नो जर्नी ऑफ लाइफ सेम्स इंटरेस्टिंग व्हेन ट्रेवल्स अलोन। ये वही बात बताइए कि आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। आधी आधी बातें इसमें बताएगी कि अकेले जाओगे तो आपका जीवन नहीं कट पाएगा, आधी आधी चीज़ इसमें है। तो आप क्या करोगे, इसमें भी वही चीज़ें करोगे कि आपको एक बार थीम समझ लेनी है, बाकी चीज़ें अपनी तरफ से भी लिखोगे तो चल जाएगा। बाकी सूटेबल इसका जो टाइटल है वो 2 नंबर का है, तो कुछ भी आप इसका टाइटल दे देना। टाइटल छोटा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो उससे रिलेटेड हो, बहुत अफलातून टाइप के टाइटल मत लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट वन वर्ड सिनोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, पहला है एबोर। एबोर का मतलब होता है घृणा करना, किसी व्यक्ति से नफरत करने को हम एबोर कहते हैं। अब इसका क्या हो सकता है, इसके सबसे सिंपल आप अगर देखो, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है ना, सबसे सिंपल क्या होता है, हेट। आप किसी को क्या करते हो, हेट करते हो। ठीक है, तो वही आपका इसका सेम मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एबोमिनेट होता है इसका एक, ABO एबोमिनेट, MENAT एबोमिनेट। ठीक है, लेकिन इतना नहीं करना, जब हेट से काम चल जाता है तो हेट ही लिख देना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके अलावा बगाइल। बगाइल मतलब होता है ठगना, किसी व्यक्ति को ठगना, उसको हम बगाइल कहते हैं। ठगना मतलब धोखा देना भी कह सकते हैं, ठगना ठगना भी कह सकते हैं, आदि आदि। तो धोखा देने के लिए सिंपल वर्ड क्या होता है आम बोलचाल में, बहुत आसान है, चीट करना किसी को ना। ठीक है, तो चीट करना होता है। अगला होता है क्राफ्टी। क्राफ्टी मतलब क्या होता है, क्राफ्टी पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज़ वेरी क्लेवर। तो बहुत चालाक आदमी जो होता है उसको हम लोग क्राफ्टी कहते हैं। क्राफ्टी के लिए एक सिंपल वर्ड हो सकता है CANNY, कैनी। ठीक है, उसको क्राफ्टी कहा जाता है। अगला एलिगेंट। एलिगेंट मतलब है सुंदर, सुंदर भी कह सकते हैं, या फिर उसको हम कह सकते हैं सुरुचिपूर्ण कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बहुत एलिगेंट टाइप का है, कहते हैं ना, कई बार हम लोग ये वर्ड बोलते हैं कि बहुत एलिगेंट लग रहे हो, तो इसका मतलब बहुत सुंदर या प्रभावशाली आप लग रहे हो। तो इसके लिए हम एलिगेंट के लिए एक टर्म अगर हम देखें तो ब्यूटीफुल वर्ड इसके लिए सही नहीं होगा, ब्यूटीफुल नहीं होता। एलिगेंट अलग ही चीज़ हुई है। एलिगेंट का मतलब होता है कि सुरुचिपूर्ण कह सकते हैं, और ग्रेसफुल कह सकते हैं हम एलिगेंट को। ठीक है, ग्रेसफुल, एलिगेंट को कह सकते हैं हम लोग ग्रेसफुल कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है सिकोफेंट। सिकोफेंट मतलब होता है चापलूस, चापलूस व्यक्ति। सिकोफेंट मतलब चापलूस व्यक्ति होता है, चापलूस। ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग तरह का होता है, कोई सिकोफेंट कहता है, कोई साइकोफेंट कहता है, अलग अलग वर्ड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें चापलूस का मतलब होता है एक आजकल बहुत सिंपल वर्ड है जो हम लोग बहुत सुनते हैं कि बहुत आप क्या हो, क्रीप व्यक्ति हो, बहुत क्रीप हो। ठीक है, CREEP। क्रीप मतलब होता है कि बहुत चापलूस होना, उसको हम क्रीप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन एंटोनियम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एक एक एंटोनियम लिखना है, यानी कि आप इनहेल, इनहेल का क्या होता है, तो बहुत आसान है। इनहेल मतलब अंदर सांस लेना, इनहेल का मतलब हो जाएगा एक्सहेल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला होगा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब होता है मितव्यय, मितव्यय भी कह सकते हैं, इसको कंजूस कहेंगे हम। थ्रिफ्टी मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, जो व्यक्ति बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करता है, बहुत ही कंजूस है, पैसा बचा कर चलता है, उसको थ्रिफ्टी कहते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं स्टेंजी या स्टेंगी, स्टेंजी या स्टेंगी कह सकते हैं। कई लोग स्टेंजी कहते हैं, उसको कई लोग स्टेंगी कहते हैं, STINGY, स्टेंगी कहते हैं कई लोग, जी करते हैं कई लोग, उसको जी को जॉ कहते हैं, तो स्टेंजी भी कहते हैं, स्टेंजी भी कहते हैं, स्टेंगी भी इसको कहते हैं। इनोसेंट मतलब बहुत ही क्या हो जाएगा, इनोसेंट मतलब बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति जो होगा उसको हम लोग इनोसेंट कहेंगे। ठीक है, इनोसेंट का क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा, GUILTY, गिल्टी। ऑप्टिमिस्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑप्टिमिस्ट का विलोम क्या होता है, इसका होता है पेसिमिस्ट होता है। पेसिमिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, PESSI, पेसिमिस्ट की होती है MIST, पेसिमिस्ट या पेसिमिस्टिक। ठीक है, विजिबल का इनविजिबल हो जाएगा। बहुत आसान है, इतना टफ नहीं आता, मतलब इसमें एंटोनिम सिनोनिम थोड़ा हल्के आते हैं। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लिखना है। पहला, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये किसकी दी हुई हुआ है, अब्राहम लिंकन ने दी थी परिभाषा। ठीक है, डेमोक्रेटिक कहते हैं। अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज। डिफिकल्ट टू प्लीज का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब उसको खड़ूस टाइप का व्यक्ति है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, फेस्टिडियस व्यक्ति कहेंगे उसको। फेस्टिडियस का मतलब हो जाएगा FASTI, फेस्टी, DIOUS, फेस्टिजियस। फेस्टिजियस मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा क्या है आपका, बहुत खड़ूस टाइप का व्यक्ति है, बहुत सही तरीके से मतलब वो नहीं मानता बातों को। वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ जानता है, उसको क्या कहेंगे,
ओमनीसिएंट किंग, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट आपने सुना होगा कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब गॉड क्या है, हर जगह है, वैसे ओमनीसिएंट कहते हैं उसका, उसके लिए, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, ओमनीसिएंट यानी सर्वज्ञाता व्यक्ति है। इसकी स्पेलिंग हो जाएगी OMNI, ओमनी, ओमनी के बाद हो जाएगा SCIENT, ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। मर्डर ऑफ किंग, जब किसी राजा का मर्डर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेजिसाइड कहते हैं। साइड मतलब आपको पता है ना, साइड का मतलब होता है कि किसी को मर्डर करना, जैसे होमोसाइड, जीनोसाइड, ETC होता है, वैसे ही आपका रेजिसाइड होता है, REGI, CID, रेजिसाइड होता है। रेजिसाइड मतलब किसी व्यक्ति को, किसी राजा को मार देना। लिस्ट ऑफ बुक, लिस्ट ऑफ बुक को हम लोग क्या कहते हैं, इसके लिए कैटालॉग कहते हैं, CATA, कैटा, LOGUE, कैटालॉग। कैटालॉग मतलब लिस्ट ऑफ बुक। आपको लाइब्रेरी जाओगे तो वहाँ पे कैटालॉग पड़ा होता है, बुक का ही कैटालॉग नहीं होता, अलग अलग चीज़ों का होता है। किसी भी चीज़ की लिस्ट बनी हुई, केमिकल का कैटालॉग होता है, कपड़ों का कैटालॉग होता है, ETC, तो उसको कैटालॉग कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे दिए हुए हैं आपको, एडम्स एंड फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इनके अर्थ बताने हैं। When you go to a hill station, you will come across a number of animals. Come across मतलब होता है, come across मतलब सहयोग से कुछ चीज़ मिल जाना, ठीक है। come across मतलब आप जानबूझ के इंटेंशनली नहीं चाहते थे, बट आपको सहयोग से दिख गया तो उसको हम लोग come across कहेंगे। Some people add fuel to fire. Fuel to fire का मतलब हो जाएगा आग में घी डालने का काम करना। कृष्णाज मदर एक्सपायर्ड ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन मतलब बहुत शीघ्रता से, शीघ्रता से मतलब अचानक, अचानक उनकी मृत्यु हो गई, पता नहीं चला ना। माई इंग्लिश टीचर इज एट होम इन हिज सब्जेक्ट। इज एट होम का मतलब हो जाएगा, वैसे तो एट होम का मतलब होता है घर पर, लेकिन एट होम का मतलब हो जाएगा कि बहुत प्रवीण है, बहुत कुशल है। बहुत कुशल होना मतलब इतना फेमिलियर है कि उसको घर जैसा ही फील होता है, कि मतलब कभी भी कुछ भी कह दो वो हमेशा आपको बता देगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट होम। एट होम मतलब है कि बहुत ही प्रवीण होना किसी चीज़ में, बहुत ही सक्षम होना, या बहुत ही जानकारी रखना किसी चीज़ की। यू शुड कम टू द पॉइंट रेदर द बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है अनर्गल बात करना, ठीक है, यहाँ वहाँ घुमाना किसी चीज़ को, अनर्गल बातें कर देना, मुद्दे से भटकाना, यानी मुद्दे से भटकाने को हम लोग कहेंगे बीटिंग अराउंड द बुश। यानी कि बीच में मान लो झाड़ी है तो उसके कभी इधर मार रहा है, कभी इधर मार रहा है, बट झाड़ी में नहीं मार रहा है, तो इसका मतलब है कि आप मुद्दे पे आओ, फालतू बातें मत करो, तो बीटिंग अराउंड द बुश हो जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, तो पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ना, इसको पार्ट ऑफ स्पीच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है। जब भी आपका हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी होगा तो वहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, तो पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लेना, इसको देख लेना आप लोग, 10 नंबर का आएगा पार्ट ऑफ स्पीच। फिर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो दिए हुए हैं उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। द USA इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मेक द पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको बनाना है, यानी कि सेंटेंस का जो चेंज है वो आपको करना है, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी पंक्चुएशन मार्क लगाना है, जैसे अलास, अलास के बाद आपका ये आ जाएगा ना, इस तरह से आपके मार्क्स, इसमें आपको क्या करना है, इसमें सेंटेंस में आपको इस तरह से चिन्ह बनाने हैं आपको, ठीक है, मार्क करना है। अब इसके बाद यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर इंग्लिश का जो पूरा पेपर है ये आपका मॉडरेट टाइप का पेपर है, हिंदी मीडियम के मॉडरेट टाइप के है और इंग्लिश मीडियम के लिए ईजी है, ठीक है, ईजी पेपर है बहुत। इंग्लिश मीडियम वाले बहुत इसमें कर सकते हैं, मतलब 100 में से आराम से आप इसमें से 70 तो मार ही लोगे। और हिंदी मीडियम को भी कोशिश करनी है कि 100 में से कम आप इसमें 60 तो मार कर जाना, 60 से कम पे फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी, तो 60 से ऊपर ही जाना, 60 प्लस ही जाना, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट बड़े अच्छे हैं, जैसे कि इसमें जो आपके टाइटल वाले हैं वो बड़े आसान से हैं, टाइटल देना बहुत आसान होता है, उसका जो संक्षेपीकरण होता है, उसको ब्रीफिंग करना उसका बहुत आसान होता है, तो वो आप करोगे तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी जो एंटोनिम सैनोनिम है कई बार पढ़े हुए नहीं आते, तो इस वजह से जो हिंदी माध्यम है वो थोड़ा मुश्किल में आया था, ठीक है। ये खास तौर पर मैंने ये जो पेपर था एक्सप्लेन किया है हिंदी वालों के लिए ही किया है, क्योंकि हिंदी वालों को ही इसमें प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश वालों के लिए तो ये बिल्कुल एट होम वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें, धन्यवाद।